एपिसोड 15। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। दिव्यांश का कमरा। नित्या जैसे ही जाने लगती है पीछे से दिव्यांश झट से लपक कर उसके साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है, जिससे नित्या एकदम से घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, दिव्यांश जी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए हमारा आंचल, हमें जाना है। नित्या के दिल में इस वक्त बहुत ही तूफान उठा हुआ था और अड़क के मारे उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। दिव्यांश उसके कहने पर भी उसके साड़ी का पल्लू जब नहीं छोड़ा तो नित्या के आंखों में आंसू भर आए और वो रोनी भरी सूरत में बोली, देखिए दिव्यांश, अगर आपने मेरे साथ दोबारा से कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करी ना तो मैं सच बोल रही हूँ, दादी माँ से पापा दोनों से ये सब बता दूंगी। अच्छा तो जाओ जाकर बता दो, पर मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। बुला लो तुम्हें जिसको बुलाना है। दिव्यांश ये बोल आहिस्ता आहिस्ता कर नित्या के पास बढ़ने लगा। नित्या दिव्यांश को इस तरह से अपने तरफ बढ़ते देख एकदम से सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, प्लीज दिव्यांश ये सही नहीं है। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज ये सब मत कीजिए। नित्या को जब लगा कि अब दिव्यांश नहीं मानने वाले हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना लेती है। लेकिन तभी उसके कानों में दिव्यांश जो कहता है उसके आंखें एकदम से हैरानी से खुल जाते हैं और वो दिव्यांश की तरफ एकदम आश्चर्य के साथ देखने लगती है। सारिका का कमरा। वो अपने कमरे में इधर से उधर चले जा रही है और साथ में खुद में बातें भी किए जा रही है। पता नहीं नित्या भाभी क्या सोच रही है, कुछ सोच भी रही है या नहीं। मैं ये बात घर वालों से ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सकती हूँ। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सभी को मेरे पेट देखकर शक हो जाएगा, फिर किस किस को जवाब देती फिरूंगी। भगवान जल्दी से भाभी को कोई आइडिया दे दो ताकि मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊं। सारिका ये सोच बेड पर जाकर परेशान हो बैठ गई। बरेली शहर। जाह्नवी और दुलारी स्टेशन पर जब खड़े थे तभी पंडित जी बोले, आप दोनों यहीं पर खड़े रहिए, मैं जाकर टिकट लेकर आता हूँ। इतना बोल पंडित जी टिकट लेने स्टेशन पर जाने लगे, लेकिन तभी उनका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें सामने से आ ऋषभ बचा लेता है। यूं अचानक से ऋषभ को वहां पर देख पंडित जी बोलते हैं, ऋषभ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटे? हाँ ऋषभ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो तुम घर पर भी नहीं थे और फिर यहाँ पर? दुलारी जी थोड़ी हैरानगी भरे लहजे में सवाल की। दुलारी के कहने पर तो ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने पापा को देखो उन्हें बताया, वो पापा मैं दरअसल जब आप लोग घर से निकले थे तो मैं था नहीं, और जब मैं घर पहुंचा तो आप लोग निकल चुके थे, तो इसीलिए आए सीधे ही यहाँ पर आ गया। क्योंकि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आप अकेले इस उम्र में ट्रेन की सफर करेंगे ये मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको रास्ते में किसी चीज की जरूरत हुई तो इसीलिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। पर बेटा तुम क्यों मेरे पीछे परेशान होगे? मैं चला जाऊंगा, तुम खामाखा खुद को परेशान मत करो। अजी ऋषभ सही ही तो बोल रहा है, आप अकेले सब कुछ करेंगे इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैसे तो कभी भी ऋषभ दुलारी की बातों को सही नहीं ठहराता था, पर आज वो उनके बातों को सुनने के बाद बोला, हाँ पापा मम्मी सही बोल रही है। दिव्यांश का कमरा। नित्या को आंखें फाड़ फाड़ कर खुद को देखते हुए देख दिव्यांश हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना बेकाबू हो गया हूँ कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? अरे उस दिन मैंने तुम्हें इसीलिए किस किया ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर घबराओ नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। वो तो मुझे तुम्हारी साड़ी का पल्लू इसीलिए पकड़ना पड़ा ताकि तुम रुक सको। अरे इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रही हो? ये जो तुमने मेरे शर्ट पर कॉफी गिरा इसे खराब किया है, मैं इसे ऐसे ही पहन दिन भर घूमता रहूंगा। ये दिव्यांश राजपूत का स्टाइल नहीं है, तो जाओ मेरे अलमारी से जाकर एक शर्ट निकालो और मुझे वो शर्ट पहनाओ। दिव्यांश ने जब खुद को शर्ट पहनाने को कहा तो नित्या एकदम अचका गई और अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए बोली, आपका दिमाग तो सही है ना मिस्टर दिव्यांश, मैं आपको शर्ट पहनाऊंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता है, मुझे जाने दीजिए। अरे अरे कहाँ भागे जा रही हो? मैं अगर तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो शायद तुम मुझे हल्के में ले रही हो। अभी कुछ देर पहले तक तो मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी और एक पल में ही इतना चेंज आ गया तुम में। अगर तुम मेरा शर्ट नहीं चेंज करोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ। दिव्यांश के इतना कहते ही नित्या झट से अलमारी से शर्ट लेने चली गई। ये देख दिव्यांश के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन बोला, कितनी डरपोक है ये लड़की, मैंने जरा सा इसे डरा क्या दिया, ये तो झट से मेरी बात मान गई। तभी नित्या शर्ट लाते हुए बोली,
ये ले आई हूँ मैं शर्ट, लेकिन मैं चेंज अपनी आंखें बंद करके ही करूंगी और आपको भी तब तक अपनी आंखें बंद करनी होगी जब तक कि मैं शर्ट पहना ना दूं, और ये बात आपको माननी होगी। ओके, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिव्यांश इतना बोल अपनी दोनों हाथ फैला आंखें बंद कर लेता है और नित्या भी घबराहट के साथ और अजीब फील करते हुए दिव्यांश के धीरे धीरे करीब जा पहुंचती है और उसके शर्ट के बटन को एक एक कर खोलने लगी। आंखें बंद होने की वजह से नित्या अंदाजा लगा लगा दिव्यांश की शर्ट को खोल उसके शरीर पर अपना हाथ रख दी। नित्या के इस तरह से दिव्यांश को छूने से दिव्यांश की आंख खुद ब खुद खुल जाती है और जब उसकी नजर नित्या के चेहरे पर पड़ती है तो वो उसे उस पल देखते ही रह जाता है। नित्या की वो मासूमियत आज दिव्यांश को अपनी ओर खींच रही थी जिससे वो एकदम से खुद को भूल सा गया था कि वो दिव्यांश राजपूत है, द फेमस फिल्म स्टार। दिव्यांश मन ही मन बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो इसे इरिटेट करने के लिए खुद का शर्ट चेंज करने के लिए कहा, पर इसके छूने से मुझे इतना अलग सा क्यों फील हुआ? आज से पहले तो मैं कितने लड़कियों के साथ डील किया है, पर आज से पहले मैं किसी लड़की के सामने इतना कमजोर नहीं फील किया था। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे इतना अजीब सा फील करा रहा है? इसके ये चेहरे जिसे देखकर मन पता नहीं किस ओर जाने लगा है। दिव्यांश अभी इतना बोल ही रहा था और उसकी नजरें नित्या पर ही थी कि तभी उसने नित्या के चेहरे पर उसके बालों को आते हुए देखा, जिसे देखते ही उसके हाथ झट से उसके लटों को हटाने के लिए बढ़ गए। दिव्यांश जैसे ही नित्या के गालों पर से उसके बाल को हटाने लगा, उसके स्पर्श से ही नित्या झट से 2 कदम पीछे हो अपनी आंखें खोल खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में डाल एकदम सकुचाते हुए बोली, प्लीज मैंने आपको शर्ट पहना दी है, बाकी का बटन आप खुद लगा लीजिए। इस बार नित्या दिव्यांश से बिना बोले ही तेजी में कमरे से बाहर निकल गई और एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखी। दिव्यांश बेड पर जा बैठते हुए खुद की शर्ट का बटन लगा खुद में सोच रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर इस लड़की के छूने भर से मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा लहर क्यों उठ गया? जबकि कई लड़कियों के साथ मैं कितनी रात गुजार चुका हूँ तो फिर, और आज सुबह जब नेहा मेरे सामने वो ड्रेस पहन आई थी तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था उस पर, जबकि मुझे तो पहले उसी तरह की ड्रेस में लड़कियां पसंद होती थी ना। अब ये सब मैं किससे पूछूं? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? इधर नित्या जल्दी जल्दी में किचन में आई गहरी सांस लेते हुए खुद में बोली, बाल बाल बच गई आज तो मैं। पता नहीं वो मिस्टर बदतमीज को क्या जो गया था आज, क्या उल्टा सीधा करवाने में लगे थे मेरे साथ हम। अगली सुबह नित्या सुबह जल्दी उठ नहा धोकर मंदिर में जा वहां धो पोंछ कर पूजा करने लगी, और जब वो आरती करने लगी तो उसके आवाज को सुन सभी धीरे धीरे कर नीचे आ खड़े हो गए सिवाय दिव्यांश के। उसे नित्या की आवाज से नींद में परेशानी हो रही थी, इस वजह से काफी गुस्सा भी आ रहा था। आखिर में उसका नींद खुल ही गया, जिसके वजह से वो गुस्से में बेड पर उठकर बैठते हुए खुद में बोला, ये लड़की खुद को समझती क्या है? जब इसे बोला है कि ये इस घर की नौकरानी है तो फिर घर की बहुरानी बनने की नौटंकी क्यों करने में लगी हुई है? इसे तो मैं अभी बताता हूँ। दिव्यांश इतना बोल झट से बेड पर से उठ कमरे का दरवाजा एकदम गुस्से में खोलते हुए बाहर निकल गया। इधर नित्या सर पर पल्लू रखकर हाथों में आरती का थाल लिए सबको एक एक कर प्रणाम किए जा रही थी और आरती दिए जा रही थी। जब दिव्यांश नीचे आया तो नित्या अड़क के मारे उसके पास नहीं गई आरती देने। ये देख सुषमा उससे बोली, अरे नित्या बेटा दिव्यांश को भी आरती दे दो। जी दादी माँ। नित्या दिव्यांश के करीब जाना चाहती तो नहीं थी, पर वो ये बात बाकी के घर वालों से बताती कैसे, इसीलिए चुपचाप उसके पास बढ़ने लगी। तभी दिव्यांश उसे कुछ कहने वाला होता है कि नित्या के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी देखकर वो एकदम स्तब्ध रह जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, ये इसे अचानक हो क्या गया? अभी तो एकदम डरी डरी सी लग रही थी और एक पल में ही एकदम खुश, इसके पीछे की वजह क्या है? तभी नित्या झट से वो आरती का थाल लिए उसके सामने से आगे जा बढ़ी, जिसे देख वो भी पीछे पलट गया। सामने जो नजारा था उसे देखकर तो वो एकदम हैरान ही था। उसे इस तरह से आगे जाते देख वो भी झट से अपने पीछे मुड़ गया और सामने जैसे ही वो नित्या को उसके परिवार वालों से मिलते हुए देखा वो मन ही मन बोल पड़ा, वही तो मैं सोचूं कि ये लड़की के चेहरे इतने खिलखिलाए हुए से क्यों है? खुश क्यों ना हो? इनके चहेते पूरा परिवार वाला उठकर जो आ गया है। ये लोग यहाँ पर आ रहे थे, इस बात का पता इसे पहले से ही था, पर इसने मुझे इस बारे में बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझी। इसकी खबर तो मैं अभी लेता हूँ। दिव्यांश इतना मन में बोल थोड़ा गुस्से में ही आगे जा बढ़ा और पहुंच गया पंडित जी के एकदम पास। नित्या उसे देख मन ही मन अड़ गई और मन में सोची, हे भोलेनाथ प्लीज आज बचा लेना, मेरे शादी के सच को मेरे परिवार वाले के सामने मत आने देना। अगर किसी को भी पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर किस तरह से रह रही हूँ तो सब टूट जाएंगे। दादी ने ना कहा तो था कि वो इन्हें समझा देंगी, पर इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये शांत रहने वाले हैं। नित्या के मन में ढेर सारी बातें चल रही थी, तभी जाह्नवी खुशी से चहकते हुए बोली, दीदू क्या आप अपनी जानू से गले नहीं मिलेंगी?
जैसे ही नित्या जाह्नवी की आवाज सुनती है वो झट से उसकी तरफ देखने लग जाती है और उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। जानू तू कितनी कमजोर है गई है। अब क्या करती दे दो, वहां पर आप नहीं थी ना मेरे साथ मुझे संभालने के लिए, पर अब मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी, आपके पास जो आ गई। धत पगली तू भी ना बिल्कुल बच्ची ही है। नित्या जाह्नवी को अपने गले से कसकर लगा लेती है और जाह्नवी भी अपने दी के गले से मिल बहुत खुश हो जाती है। तभी दिव्यांश बोलता है, अरे पापा जी आप कब से यहाँ पर खड़े हैं? आइए अंदर आ जाइए। क्या नित्या कब से तुम्हारे परिवार वाले यहाँ पर खड़े हैं और तुम हो कि सब बातें यहीं पर किए जा रही हो? दिव्यांश की बात सुनकर नित्या एकदम अकचका गई और डरते हुए उसके पास जा धीरे से बोली, प्लीज दिव्यांश अभी आप मेरे परिवार वालों के सामने कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे कि उन्हें मेरी शादी की सच पता चले। अच्छा, तो अब तुम्हें ये बात याद आ रही है। अगर इतना ही इस बात का टेंशन था तो फिर तुम मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं? अब तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तुम बस देखती रहो। नित्या और दिव्यांश को इस तरह से एक साथ धीरे से बात करते हुए देख जाह्नवी मजाक करते हुए बोल पड़ती है, अरे वाह देदू आपने तो कुछ ही दिनों में जीजू पर अपना प्यार का जादू इस तरह चला दी है जो वो आपसे कुछ पल भी दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्यों जीजू? जाह्नवी की बात सुन दिव्यांश नित्या की तरफ देखने लग जाता है जिससे नित्या एकदम से घबरा जाती है और झट से जाह्नवी की तरफ देख उसे चुप कराते हुए बोलती है, जानू चुप हो जा, कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है कि कहा क्या बोलना चाहिए। अब सारी बातें बाद में करना, पहले चल अंदर। हाँ नित्या बेटा मैं भी यही समझाती हूँ इसे पर ये समझती कहाँ है, दुलारी जी बोली। लेकिन तभी दिव्यांश पंडित जी और दुलारी के पैर छू उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहता है, सॉरी पापा जी, वो दरअसल मैं आप लोगों को स्टेशन लेने नहीं आ पाया। वो क्या है ना कि मुझे पहले पता नहीं थी कि आप लोग आ रहे हैं वरना मैं जरूर आता। दिव्यांश का ये रूप देखकर नित्या के साथ साथ बाकी के घर वाले भी इतने हैरान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिव्यांश का ये रूप देख खुश हो या फिर डरे कि उसके दिमाग में कुछ और तो नहीं पक रहा है। बाकी के सारे परिवार वाले भी उन लोगों के सामने आ अपने हाथ को उन सभी का अभिवादन किया और उन्हें घर के अंदर ले आए। फिर सुषमा जी बोलती है, बेटा नित्या तुम अपनी माँ और बहन को उनके कमरे तक पहुंचा दो, रात भर का सफर है सभी काफी थक गए होंगे, ये लोग जब तक फ्रेश होंगे तब तक तुम इनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो, और मुन्ना तुम पंडित जी को उनके कमरे दिखा दो। जी माँ। चलिए समधी जी। आलोक पंडित जी को लेकर अपने साथ चल देते हैं। उनके जाने के बाद नित्या भी अपनी माँ और बहन को ले उनके कमरे की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी दिव्यांश थोड़ा ऊंचे आवाज में बोलता है, नित्या वो मुझे मेरा घड़ी नहीं मिल रही है कमरे में, जरा तुम मेरे कमरे में आना। तो ये बात सुनते ही नित्या के कदम एकाएक रुक गए और वो एकदम अड़क के मारे दिव्यांश के चेहरे की तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, ये दिव्यांश मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रहे हैं? ये बात सुन दुलारी जी नित्या से बोली, नित्या बेटा तुम क्यों मेरे साथ चल रही हो? देखो ना दामाद जी को कुछ सामान चाहिए तुम उन्हें वो ढूंढ कर दे दो, हम दोनों माँ जी के साथ चले जाते हैं। क्यों माँ जी? मैंने सही कहा ना? दुलारी की बात सुन सुषमा मन ही मन बोली, हम हर माँ बाप की तरह दुलारी को भी लगता है कि उसकी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश है जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। मुझे पता है ये नित्या को कमरे में क्यों बुला रहा होगा, ताकि उसे डांट सके। माँ जी, आप क्या सोचने लग गई? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है बेटा, चलिए हम आप दोनों को आपका कमरा दिखा देते हैं। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश अपने कमरे में कब से बैठे नित्या के आने का ही इंतजार कर रहा था। तभी नित्या धीरे धीरे अपने कदम बढ़ते हुए सहमी हुई सी कमरे के मरोखे पर आ खड़ी हो जाती है और पूछती है, दिव्यांश आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या बात करनी थी आपको मुझसे? ओह नित्या क्या तुम भी ऐसे दरवाजे पर खड़ी क्यों हो? अंदर आ जाओ और दरवाजा को बंद कर दो। अब हम दोनों के बीच की बात सारी दुनिया को थोड़ी ना बताना है। दिव्यांश ये आप क्या बोल रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद करनी है? मैं दरवाजा बंद नहीं करने वाली हूँ। आपको जो बात करनी है जल्दी बोलिए नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नित्या की बात सुन दिव्यांश बेड पर से उठ खड़ा हो गया और थोड़ा अलग ही अंदाज में बोला, फिर सोच लो, अगर तुम्हारे घर वालों को हमारी शादी की सच्चाई पता चलेगी और उन्हें ये पता चल गया कि तुम यहाँ पर कोई महारानी नहीं बल्कि नौकरानी बन रह रही हो तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। देखिए दिव्यांश आपको जो कहना है ना साफ साफ कहिए। प्लीज मेरे माँ पापा बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, वो भी जानू की तबीयत की वजह से। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके सामने हमारी शादी का सच कभी मत बताइएगा, वरना वो सारे टूट जाएंगे। उन्हें तो लगता है कि उनकी बेटी इतनी बड़ी महल में राज कर रही है और जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। प्लीज आप बस इतना बात मान लीजिए मेरी।
अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब तुम मेरी कहीं कोई भी बात नहीं सुनती हो तो फिर मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ दिव्यांश, पर आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरे परिवार वालों के सामने बिल्कुल भी ये बात नहीं लाएंगे कि मैं यहाँ पर एक नौकरानी बन रह रही हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। दिव्यांश ने जैसे ही ये बातें बोली नित्या अपने दिल को मजबूत कर झट से कमरे के दरवाजे लगाने चली जाती है और दरवाजा लगा आकर दिव्यांश के सामने खड़ी हो जाती है, अपनी नजरें झुकाए और बोलती है, आपने जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ये बात बोलते वक्त नित्या के चेहरे एकदम रोनी जैसी हो गई थी, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दिव्यांश उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने का सोच रहा है। अरे वाह, जो लड़की अभी कुछ देर पहले दरवाजा लगाने के नाम पर मुझे सुना रही थी वो अपने परिवार का नाम सुनते ही झट से दरवाजा लगाकर मेरे सामने भी खड़ी हो गई। नित्या बिल्कुल बेमन से बोली, हम मेरी जिंदगी में वैसे भी मुझे प्यार करने वाला और मुझे समझने वाला कोई नहीं है। बस एक मम्मा और जानू ही है जो मुझे दिल से प्यार करते हैं और मैं भी उन दोनों को खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ। बचपन से ही पापा ने तो मुझे अपने से दूर ही कर दिया तो उनका प्यार कभी नसीब ही नहीं हूँ और जो छोटा भाई है उसे हमसे कोई मतलब है नहीं। और गजब की बात तो ये है कि मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जहाँ पर मुझे प्यार तो दूर नफरत के लायक भी नहीं समझा जाता है। अब ऐसे में जो मुझे इतना प्यार करते हैं मैं उनकी तकलीफ की वजह बन जाऊँ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए मैं ये सच छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नित्या बातों बातों में अपने सारे दिल में छुपे दर्द दिव्यांश से बयां कर बैठी, जिसे सुन दिव्यांश एक पल के लिए तो बस उसे ही देखता रह गया और फिर अचानक से बोला, आर यू फाइन। मैं ठीक हूँ। तभी दिव्यांश बोल पड़ा, वो मेरे कहने का मतलब है कि। दिव्यांश अभी अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ी, बताइए दिव्यांश मुझे क्या करना है। अगर आपका मुझे परेशान करना हो गया हो तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। मुझे अपनी बहन को अच्छे से देखना है। कितने दिन हो गए उसके साथ कुछ पल बिताए। नित्या की बातों ने दिव्यांश की तो बोलती पहले ही बंद कर चुकी थी, इसीलिए वो सिर्फ अपना सर हाँ में ही हिलाया, जिसे देख नित्या वहां से दरवाजा खोल चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश एकाएक खुद के इमेज में आता है और खुद से एकदम एटीट्यूड में बोलता है, ये तुझे क्या हो गया था उसके सामने। तू एकदम भीगी बिल्ली बन क्यों उसकी सारी बात सुन मान भी लिया। उसे चाहे जो हो तुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है। जब उसके बाप ने उसे प्यार मा ही दिया तो तुझे क्या। पर नहीं, तुझे तो उसकी फिक्र करने की जैसे आदत सी बन गई हो। पागल हो जाऊंगा मैं उस लड़की की वजह से। पता नहीं कौन सा जादू किए जा रही है मुझ पर। मैं उसके पास जाता हूँ उसे डांटने पर खुद उसकी तकलीफ से दुखी हो जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ दिव्यांश। दिव्यांश खुद को सुनाए जा रहा था और अपने साथ हो रहे इस अलग ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। अनजान था इन फीलिंग्स से कि उसे नित्या के दुखों से इतना फर्क क्यों पड़ने लगा है। उसे लगता था जैसे नित्या उस पर जादू सब करती है इसीलिए वो उसकी वश में होता जा रहा है। क्या अजीब बात है ना। इश्क नहीं उनसे पर दोस्त जादू का बता रहे हैं जनाब। खैर हम वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। गेस्ट रूम। जिस गेस्ट रूम में कल तक नित्या रही करती थी आज वहां पर उसने अपनी माँ और बहन को रखा है। आखिर वो भी क्या करती। घर में 2 ही एक्स्ट्रा कमरा थे। अब एक में तो वो ही इस घर की गेस्ट बन रह रही थी तो उसके गेस्ट आने पर उसे देने तो थे ना और दूसरे में पंडित जी को रखवाया गया। जाह्नवी खुश होते हुए बोली, मम्मा ये कमरा देखकर ऐसा नहीं लगता है आपको कि इसमें देदू रह रही थी। नहीं देखो ना इस कमरे के साथ सजावट कितनी मेल खाती है ना देदू के साथ सजावट से। उसी तरह बेड पर तकिए सजे हुए हैं जिस तरह गांव में देदू हमारे कमरे में तकिए को सजा कर रखती थी। और वो पर्दे देखो ने मम्मा, बिल्कुल उसी तरह से बंधे हुए हैं जैसे देदू बांधती थी। जाह्नवी बेटा तू भी कैसी बात कर रही है। भला नित्या का ये कमरा कैसे हो सकता है। वो तो दामाद जी के साथ रहती होगी ना फिर। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। पर मम्मा मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी सजावट देदू ही कर सकती है। नित्या जैसे ही कमरे में पहुंचती है, जाह्नवी की बात सुन झट से उसे कहीं शक ना हो जाए बोल पड़ी, हाँ तो मम्मा जाह्नवी सच ही तो बोल रही है। ये सारा कमरा मैंने ही सजाया है। पर जानू तू क्या हमेशा बच्ची ही रहेगी। ये पूरा घर मेरा है तो इस घर की पूरी सजावट भी मैं ही न करूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया है मैं यहीं पर रहती हूँ। नित्या की बातों को सुन दुलारी जी मुस्कुराते हुए कहती है, वही तो बेटा, इसके दिमाग में ये बात आती कहाँ है। बस जो देखी उसे अपने हिसाब से सोच ली। पर देदू मैंने तो वही कहा ना जो देखा। उसमें मेरी क्या गलती है। अभी इन तीनों के बीच बात हो ही रही थी कि तभी सुषमा कमरे में आती हुई बोल पड़ी, हाँ बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे ये पूरा घर तुम्हारी बहन का ही तो है। तो इसकी हर एक सामान का अच्छे से देखभाल भी तो यही ना करेगी। अच्छा चल जानू अब तू ज्यादा बातें मत कर। इस वक्त तेरा ज्यादा बात करना सही नहीं है।
मम्मा आप भी जाकर तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नित्या जैसे ही नाश्ते की बात बोली, ये बात सुनते ही जाह्नवी चहकते हुए बोल पड़ी, दीदू मेरे लिए मेरी फेवरेट नाश्ता लाना। बहुत दिनों से आपके हाथ का बना नाश्ता नहीं किया है, आज बहुत मन हो रहा है। हाँ हाँ मेरी जान, मैं अभी लेकर आती हूँ, तू बस यहीं पर लेटे आराम करना, मम्मा इसे बेड पर से उतरने मत देना। नित्या इतना बोल वहां से चली गई। किचन, नित्या चुपचाप अपना काम कर रही थी, तभी वहां पर सुषमा आते हुए उदासी भरे आवाज में बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, आज मेरे पोते की वजह से सिर्फ तुम्हें अपने ही परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। दादी माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है उनसे झूठ बोलने में। वैसे भी अगर इस झूठ से सबकी खुशी बनी रहे तो क्या दिक्कत है झूठ बोलने में। तू किस मिट्टी से बनी है नित्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, पर फिर भी तुझे किसी बात की शिकायत तक नहीं है हमसे। मुझे आपसे शिकायत क्यों रहेगी दादी माँ? उल्टा मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर आप जैसी दादी माँ और पापा जी जैसे ससुर मिला है, और दोनों का प्यार भी, जानू जैसी बहन सारिका। और तेरी जिंदगी की उस अहम हिस्से का क्या नित्या बेटा, जो तुझे मिलना चाहिए था, पर उसी ने तुझे स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी